नमस्कार साथियों। आज से हम लोग हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न इंडिया है, जो एक बहुत बड़ा क्रूशल फैक्टर प्ले करता है हमारे जीएस पेपर 1 में, उसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और जिस बुक को मैं आधार मान करके पढ़ा रहा हूँ वो है स्पेक्ट्रम, जिसे राजीव अहिर द्वारा लिखा गया है। उस बुक को आधार मान करके मैं आपको हिस्ट्री के अधिकांश जो एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपके क्वेरीज को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचाऊंगा। पहला और दूसरा जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम का, वो थोड़ा बहुत ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक इन द सेंस कि वहाँ ये बताया गया है कि हिस्ट्री के सोर्स क्या क्या हैं, या फिर हिस्ट्री लिखने के क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं। लेकिन थर्ड चैप्टर जो है वहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है जो हमारे देश की जो स्थिति है और उस स्थितियों से जो बाहरी सामंजस्य जुड़ पा रहा है, उसे यहाँ पे ठीक से बताया गया है। हम सबको यह बात पता है कि हमारे देश में जो 15वीं शताब्दी थी, उसने हमारे देश में विदेशी कंपनियों का, यानी कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उनका आगमन देखा गया। और वो एक ऐसा समय था जिस समय मुगल्स जो थे वो हमारे देश पे राज कर रहे थे। अगर किसी व्यक्ति से या किसी भी इतिहासकार से यह सवाल किया जाता है कि हमें कब से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जानी चाहिए, तो इस प्रश्न का कोई भी व्यक्ति या कोई भी इतिहासकार एक स्पष्ट उत्तर आपको नहीं देता पाएगा। रीजन बस इतना है कि हम समय को डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है और ट्रांजिशन पीरियड कभी कभी काफ़ी लंबा भी हो जाता है, और लंबा होने की वजह से हम किसी भी कालखंड को एक निश्चित सीमा में नहीं बांध सकते। आप ऐसे समझिए, यदि आपको ये कह दिया जाए कि वो कौन सा समय था जब से एंशिएंट और मिडिवल को डिवाइड किया जाए, तो आप शायद सोच में पड़ जाए। कई लोगों से आपका मत तक ना हो, पर ऐसा संभव है कि एक ब्रॉड एस्पेक्ट में अधिकांश जो हिस्टोरियन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सहमत हो जाए। अगर हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की बात करते हैं तो वो यूरोपियन के आगमन से नहीं, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में हुई थी, मुगल बादशाह औरंगजेब जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि अब यहाँ से मुगल पीरियड का द एंड होना शुरू हो गया, और 50-60 साल के बाद मुगल जो थे वो काफ़ी कम क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए। उसके बाद से यूरोपियंस जो थे वो उन्होंने डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। हम सबको पता है जो पलासी का युद्ध हुआ था और जो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो दोनों युद्ध काफ़ी निर्णायक थे, जिसने यूरोपियंस को हमारे देश में एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जहां से वो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मसलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। हम थर्ड चैप्टर में इसी बात से शुरू करेंगे। आप सबको पता है थर्ड चैप्टर का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और उसका सब हेडिंग्स है द पुर्तगीज इन इंडिया। सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसके कॉजेज एंड कंसेक्वेंसेस को भी देखेंगे। हम सबको यह बात पता है कि 7वीं जो शताब्दी थी, उस समय जो रोमन एम्पायर था, और जब भी रोमन एम्पायर की बात मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है आपका, जो मेडिटेरेनियन सी है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो होता है रोमन एम्पायर। 7वीं शताब्दी का रोमन एम्पायर था, और उसका
डिक्लाइन हो गया। जब उसका पतन हो गया यानी कि डिक्लाइन हो गया, उसके बाद से उस क्षेत्र पर अरबों का नियंत्रण हो गया। जो अरबियन देश थे उसका नियंत्रण हो गया था और उन्होंने पर्सिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र, पर्सिया यानी कि फारस, ये इसी एरियाज में पाए जाते हैं। ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, इस एरियाज में जो पहले रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ अरबों ने, जो अरबियन देश थे, वो अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद यह देखा गया कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे देश का यूरोपियन देशों के साथ था, लैंड रूट के एस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं तो वो कट गया। हम सबको ये बात पता है कि भारत की जो वस्तुएं हैं वो प्राचीन काल से ही विदेशों में बहुत ही भारी मात्रा में डिमांड की जाती हैं। जब इस क्षेत्र पर अरबों का नियंत्रण स्थापित हो गया, उसके बाद से यूरोपियन देशों को हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं वो उतने आसानी से उस मूल्य पे, जिस मूल्य पे वो खरीदना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा था। और उसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियंस जो थे, पहली बार इस बात को महसूस किया कि अब शायद वो समय आ गया है जब हमें सीधा संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो इस बात से परिचित थे कि ये जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, ये हमें उस मूल्य पर भारतीय सामानों को नहीं देंगे जिस मूल्य पर हमें उनसे लेने की अपेक्षा है। ऐसा होने के बाद जब डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे देश का और यूरोपियन देश का टूटा, तो उससे हमारे और उनके बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसकी वजह से उन्होंने इस बारे में सोचा। अब देखिए, एक और फैक्टर था, वो था कि जो ऑटोमन जो तुर्क थे, सबको यह बात पता है कि जो ऑटोमन तुर्क है वो एक तुर्की एम्पायर का नाम है, हम लोग इसको तुर्की साम्राज्य के नाम से समझेंगे। उन्होंने क्या किया था, जो रोमन एम्पायर की राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे उन्होंने आधिपत्य जमा लिया, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया। और उसको एक्वायर करने के बाद यूरोपियंस के लिए भारत पहुंचना और भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे अरबियन कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज ने यूरोपियन और भारतीय क्षेत्र के बीच की जो लैंड रूट है उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और जब ये क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ गए, उसके बाद से उन्होंने सी रूट्स, ये जो रेड सी आप देख पा रहे हो ना, ये एरिया जो है वो रेड सी का एरिया है, इस एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि इधर ये आपका एक इस्लामिक स्टेट ही था, ये जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूं आपको, ये इस्लामिक एरियाज ही हैं, और इस एरियाज में भी इस्लामिक देश ही हैं, अगर आप ठीक ठाक देख पाओ। और उस समय ऐसा था कि ये इस्लामिक स्टेट जो थे इस एरिया पर भी ठीक ठाक नियंत्रण स्थापित कर पा रहे थे, जिसके वजह से यूरोपियन जो थे इस रूट से भी और लैंड रूट से भी, दोनों तरह से भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और ये सारी परिस्थितियां जो थी, इसने यूरोपियंस को प्रेरित किया। लेकिन केवल प्रेरणा किसी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, उसके लिए और सारी परिस्थितियों को भी देखना होता है। अगर वो सारी परिस्थितियां आपके फेवर में है तो ऐसा संभव है कि जिस चीज़ की लालसा, जिस चीज़ की इच्छा आपके या किसी देश के मन में दबी हुई है, वो शायद मुकम्मल हो जाए। अगला जो पॉइंट है वो मैं अभी